दूर एक गांव में एक किसान का छोटा सा परिवार रहता था। भोला, राधा और उनका बेटा राकेश। यहाँ भोला अपने सूखे हुए खेत में खड़ा है। सूरज सिर पर है और जमीन फटी हुई दिख रही है, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई और जमीन बंजर होती नजर आ रही है। भोला के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। पास ही उसकी पत्नी राधा खड़ी है। भोला, अब क्या होगा? पानी का एक कतरा भी नहीं है। फसल तो पूरी तरह से सूख गई है। क्या बताऊं राधा, ऐसी गर्मी और ऐसा सूखा तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है इस बार भगवान भी रूठ गए हैं हमसे। ये खेत ही तो हमारी जान है और आज ये ही प्यासे मर रहे हैं। छोटा बच्चा है हमारा। घर में अनाज भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही पड़ा है। और हमारे खाने का क्या? और कुछ हफ्तों बाद हमारे राकेश का जन्मदिन भी आने वाला है। हम उसे क्या बोलेंगे उस दिन? कितनी बार झूठे दिलासे देते रहेंगे उसे कि उसका जन्मदिन क्यों नहीं मना पाते। जानता हूं राधा, मेरा भी बिल बैठा जा रहा है। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस फसल में। सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर आ जाता था और देर रात तक पानी देने की कोशिश करता था, पर अब तो कुएं भी सूख गए हैं। हिम्मत मत हारो भोला, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम तो इतनी मेहनत करते हो, इतनी ईमानदारी से काम करते हो। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करेंगे। ईमानदारी से क्या होगा राधा, जब पेट खाली हो और बच्चे भूखे हों? अब तो गांव में किसी से कर्ज भी नहीं मिलता, सबने मना कर दिया है। अब मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है, धनीरा के पास जाने का। धनीरा? नहीं राधा, मैं उस धूर्त आदमी के पास नहीं जाऊंगा। तुम जानती हो वो कितना लालची है। वो तो गिरी हुई हालत में भी लोगों का फायदा उठाता है। पर और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा भोला। राकेश की मासूम आंखें मुझे सोने नहीं देती। एक बार पूछ तो लो, शायद इस बार वो तरस खा जाए। ठीक है राधा, सिर्फ हमारी औलाद के लिए। अभी हम घर चलते हैं और घर चलकर इस बारे में सोचूंगा। तुम अपनी तरफ से ईमानदारी रखना भोला, भगवान साथ देंगे। भोला और राधा घर चले जाते हैं और फिर उनके घर गांव के मास्टर जी आ जाते हैं और कहते हैं, कैसे हो बोला? सब खैरियत से हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं जानता हूं कि अब की बार सब कुछ तबाह हो गया। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं और इसमें ना ही तुम कुछ कर सकते थे और ना ही कोई और। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि स्कूल के राशन के लिए गेहूं की बोरियां रहने देना। मैं नहीं चाहता तुम सारा बोझ ले लो अकेले। इसके लिए कैसे ना कैसे इधर उधर से करके एडजस्ट कर लेंगे। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमेशा ईमानदार रहे और जरूरत से ज्यादा पैसे की कभी भी डिमांड नहीं की गेहूं के लिए। वरना धनीरा जैसे लोगों ने तो सबको अपने चंगुल में ले रखा है और पैसे भी मन चाहे ऊंचे दाम रखता है। तुमने जितना किया उसके लिए शुक्रिया। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, कैसी बात कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं वही सेवादान मैं कर रहा हूं। बस शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है मास्टर जी। अब की बार जो फसल होगी उसमें जरूर मैं स्कूल के बच्चों के लिए राशन का हिस्सा बचा के रखूंगा। आप बेफिक्र रहिए। बस थोड़ा सब्र, संयम और मेहनत, लगन की ही तो बात है। मेरे हिस्से की मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। मास्टर साहब, हम तो अंगूठा लगाने वाले बनकर रह गए, लेकिन इस गांव की आगे आने वाली पीढ़ी को इस जिहालत से बाहर निकालकर ही रहेंगे और उसके लिए आपका होना बहुत जरूरी है। तो मुझसे जो बनेगा मैं वो जरूर करूंगा मास्टर साहब। तुम जैसा पॉजिटिव इंसान बनना ही बच्चों को मैं सिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा जाए अब की बार। ठीक है बोला, चलता हूँ, फिर मिलते हैं। तभी थोड़ी देर बाद भोला का बेटा आ जाता है और अपनी माँ राधा से बोलता है, माँ, अब की बार मेरे जन्मदिन पर हम बहुत सारा खाना बनाएंगे ना? माँ, ये केक क्या होता है? वो धनीरा सेठ जी का बेटा और उसके दोस्त बोले केक नहीं लाओगे तो कोई नहीं आएगा। नए कपड़े भी लाएंगे ना माँ? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्मदिन पर सब कुछ बनाएंगे। राकेश की बातें सुनकर भोला से रहा नहीं जाता और वो अपने स्वाभिमान को किनारे कर धनीरा के घर चला जाता है। ऐसे स्वाभिमान का क्या करना जिससे छोटी जरूरत ही पूरी ना कर पाऊं। अभी जो सही है और जरूरी है वही मायने रखता है। धनीरा के पास जाने से पहले मैं एक बार बड़े भाई साहब के पास जाकर आऊंगा। नमस्कार भाई साहब। अरे आओ आओ भोला, कैसे चल रहा है सब? वो मैं ये कह रहा था भाई साहब कि पिताजी ने जो जमीन हम दोनों को दी थी उससे बेचकर जो पैसे मिले हैं उसमें से मेरा हिस्सा दे देते। अब तो 1 साल होने को आया है। कौन से पैसे?
और किसकी जमीन रे भोला? वो जो हम दोनों के नाम पर थी भैया, और उसे 1 लाख में बेचने की बात हुई थी किसी से। अच्छा वो उसके पैसे तो कब के खत्म। तुमको उसी वक्त आना चाहिए था ना। पैसे खत्म भैया? पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। भैया मैं आया था, लेकिन आपने ही बोला था 6 महीने बाद बात करना, और फिर 6 महीने बाद भी आपने बोला कि अगले 6 महीने में सब पक्का। अच्छा, वो सब छोड़ो। भोला, वो पैसे इसलिए नहीं मिले तुमको क्योंकि वो खर्च हो गए। सरकारी कागजी कार्रवाई में खर्चा हो जाता है भोला। तुम पढ़े लिखे होते तो समझ पाते इन बातों को। अब तो बस 5,000 बचे हैं बस। तो भैया वही दे दीजिए। वो तो अभी नहीं मिल सकते भोला। उसमें कागजी कार्रवाई लगेगी कि तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। उसके लिए बाद में आना, ठीक है? अगर तुम कागजी कार्रवाई कर सकते हो तो जल्दी दे देंगे। भैया कागजी कार्रवाई तो नहीं हो पाएगी, तो मुझे कुछ उधार पैसे ही दे देते भाई साहब। मुझे बहुत जरूरत अभी पैसों की। उधार तो नहीं दे पाऊंगा रे भोला, उधार न हो पाएगा। अभी मेरे बेटे का बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उसकी फीस भी देनी है, और वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर भी जाने वाला है, तो उसके लिए भी चाहिए ना कुछ तो। और बोल रहा था नई साइकिल के लिए, वरना स्कूल नहीं जाएगा। तो वो उधार तो नहीं हो पाएगा। तुमको पैसे दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास जमीन गिरवी रख जाओ और मकान भी, या फिर अपनी जमीन मुझे और मेरे पार्टनर को भेज दो। पैसे मेरे बिजनेस पार्टनर से हाथों हाथ दिलवा दूंगा। फिर देख, तेरे लिए कितना कुछ सोच रहा हूं मैं। कुछ गहने वगैरह भी है क्या तुम लोगों के पास? और तेरा लड़का क्या करता है? भाई हम गहने नहीं है, बस मंगलसूत्री है। और लड़का स्कूल जाता है, अपने आप चाव से चला जाता है और अभी पास हुआ है। क्या करेगा पढ़ लिख कर? कुछ नहीं होता पढ़ाई लिखाई से। जब तू अपने खेत गिरवी रखेगा ना, तो उसे मेरे यहाँ खेतों में भेज देना। मेरे यहाँ खेतों में काम करेगा तो तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी, तो पैसे तेरे घर में आएंगे। तो ऐसे किसी के घर घर घूमना नहीं पड़ेगा तेरे को। भाई साहब बिना जमीन के मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं सोचता हूँ आपके इस प्रस्ताव के बारे में। अभी चलता हूँ। वह एक सीधे धनीरा के घर की ओर जाता है। धनीरा का आलीशान घर गंगापुर गांव। अंदर से ताजा ताजा घी से बने पकवानों की महक आ रही है। नमस्कार धनीरा भाई साहब। अरे भोला, आओ आओ, बड़े दिनों बाद हमारे घर का रास्ता भूले। कहो, कैसे आना हुआ? लगता है फसल अच्छी हुई होगी तुम्हारी, इसीलिए कुछ उधार चुकता करने आए होगे। नहीं भाई साहब, फसल तो इस बार पूरी तरह से सूख गई है। गांव में सूखा पड़ा है, आप तो जानती ही हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, बड़ी मुश्किल में हूं। आपसे कुछ कर्ज लेने आया हूं। कर्ज? तुम जैसे छोटे किसान को कर्ज कौन देगा? तुम्हारी तो जमीन भी कितनी सी है, अगर चुका नहीं पाए तो? मैं मेहनत करके चुका दूंगा भाई साहब। मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूं, कभी किसी का पैसा नहीं रखता। ईमानदारी? ईमानदारी से पेट नहीं भरता बोला, पैसे से पेट भरता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। क्या शर्तें हैं भाई साहब? मैं सब मानने को तैयार हूं। देखो, तुम मुझसे 5,000 रुपए का कर्ज लोगे, उस पर तुम्हें 20% ब्याज देना होगा। और अगर तुम 6 महीने के अंदर ये कर्ज और ब्याज नहीं चुका पाए तो तुम्हारी ये छोटी सी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। 5,000 रुपए? इतना ज्यादा? और 20% ब्याज? ये तो बहुत ज्यादा है भाई साहब। मैं इतना कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। तो ठीक है, जाओ कहीं और से ले लो। मुझे क्या पड़ा है, मैं तो बस मदद कर रहा था। तुम जैसे लोगों की मदद करना ही बेकार है। जाओ, भूखे मरो तुम और तुम्हारे बच्चे। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात मत कहो। ठीक है, मैं ये लेने को तैयार हूं। बस मुझे 5,000 रुपए दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय पर चुका दूं। हाँ, यही तो बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ये कागज ले लो, इस पर तुम्हारा अंगूठा लगेगा और इसमें सारी शर्तें लिखी हैं। ये लो, इस पर अंगूठा लगाओ। भाई साहब, इसमें क्या क्या लिखा है? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। तू अनपढ़ अंगूठा छाप है ना, तो ज्यादा मत सोच, ये सब तेरे समझ में नहीं आएगा। अरे इसमें वही सब लिखा है जो मैंने तुम्हें बताया, कर्ज की रकम, ब्याज और चुकाने की तारीख। घबराओ मत, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूं। अब जल्दी लगाओ अंगूठा, मुझे और भी काम है। भोला को कोई और रास्ता नहीं दिखता। वह कागज पर अपना अंगूठा लगा देता है। अब जाओ, याद रखना, 6 महीने बाद मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम्हारी जमीन मेरी। वह भोला को 5,000 रुपये देता है। भोला पैसे लेकर उदास मन से चला जाता है। भोला उसके बाद उम्मीद और आशा के साथ मेहनत करता चला जाता है। भोला और राधा दोनों खेत में खड़ी मेहनत कर रहे हैं।
गंगापुर गांव में अच्छी बारिश हुई है। भोला का खेत अब हरा भरा दिख रहा है। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही हैं। देखा राधा, भगवान ने हमारी सुन ली। इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी शानदार फसल होगी। हाँ भोला, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल मिला है। तुमने दिन रात एक कर दिया था। बच्चों को भी अब भरपेट खाना मिलेगा। इस बार हम धनीरा का कर्ज भी चुका देंगे। मुझे उसकी चिंता बहुत सताती है। हाँ भोला, मुझे भी उसी की फिक्र है। वो बहुत ही लालची आदमी है। चिंता मत करो राधा, मैंने एक एक पैसा गिनकर रखा है। मैं अपनी सारी कमाई से पहले उसका कर्ज चुकाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद फसल कट जाती है। भोला बाजार में अपनी फसल बेचता है और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। वह एक कपड़े की थैली में पैसे रखता है और सीधे धनीरा के घर की ओर जाता है। नमस्ते भाई साहब। अरे भोला, आ गए तुम। सोचा नहीं था इतनी जल्दी आओगे। कहो, कुछ और कर्ज लेने आए हो क्या? नहीं भाई साहब, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। ये लीजिए आपके पूरे पैसे। धनीरा पैसे देखता है। उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो जाती हैं। वह जल्दी से पैसे गिनता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि भोला ने पूरे पैसे चुका दिए हैं। अरे भोला, ये तो तुमने पूरे पैसे नहीं दिए। अभी भी तुम्हारे ऊपर 5,000 रुपए का कर्ज बाकी है। 5,000 रुपए? ये क्या कह रहे हो भाई साहब? मैंने तो हिसाब लगाकर पूरे 5,000 रुपए और जो तय हुआ था वो ब्याज भी दिया है। मैंने एक एक पाई जोड़ी है। हिसाब? कैसा हिसाब? तुमने पिछले साल जो कागज पर अंगूठा लगाया था उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हें 10,000 रुपए देने होंगे। वह कागज निकालता है और भोला को दिखाता है। 10,000 रुपए? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ 5,000 रुपए का कर्ज लिया था। मुझे लगा था कि वह सिर्फ कर्ज लेने का दस्तावेज है। ये तो सरासर बेईमानी है। खबरदार भोला, अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। जो कागज पर लिखा है वही सच है। अगर तुम 5,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ये अन्याय है धनीरा। मैंने कभी इतनी बड़ी रकम का कर्ज नहीं लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। धनीरा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी और गांव वाले उसके घर के बाहर जमा होने लगते हैं। देखो गांव वालों, ये भोला पहले तो कर्ज ले लिया, अब चुकाने से मुकर रहा है। कागज पर अंगूठा भी लगाया है, अब कह रहा है कि नहीं जानता। ऐसे बेईमान लोगों को तो सबक सिखाना जरूरी है। गांव वाले असमंजस में हैं। कुछ लोग धनीरा के पैसे और ताकत से डरते हैं, इसलिए उसकी बात का समर्थन करते हैं। लेकिन ज्यादातर को भोला की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। पर धनीरा भोला तो हमेशा से ईमानदार रहा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो क्या मैं झूठा हूं? ये कागज झूठ बोल रहा है। जाओ बुलाओ मुखिया को, अब मुखिया ही फैसला करेगा। भोला लाचार होकर देखता है। उसे पता है कि मुखिया भी कागज पर लगे उसके अंगूठे को ही देखेंगे, लेकिन उसे अपनी ईमानदारी पर भरोसा है। गांव के बीच में बड़ा बरगद का पेड़, जिसके नीचे मुखिया की बैठक होती है। गांव के मुखिया हरिदास एक चबूतरे पर बैठे हैं। उनके सामने गांव के लोग जमा हैं। भोला एक तरफ उदास बैठा है और दूसरी तरफ धनीरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कागज पकड़े हुए। तो क्या बात है धनीरा, तुमने पंचायत क्यों बुलाई है? मुखिया, इस भोला की वजह से इसने पिछले साल मुझसे 10,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिस पर 20% ब्याज तय हुआ था। कागज पर साफ साफ लिखा है कि कुल 10,000 रुपए चुकाने हैं। आज ये सिर्फ 5,000 रुपए लेकर आया है और कह रहा है कि मैंने बेईमानी की है। इसने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला है। मैं चाहता हूं कि मुखिया न्याय करे और इस भोला को सजा दे। ये रहा कागज, इस पर इसका अंगूठा लगा है। धनीरा तो सच कह रहा है। कागज पर तो 10,000 ही लिखा है और भोला का अंगूठा भी लगा है। भोला, तुम्हारी क्या दलील है? क्या ये कागज झूठ बोल रहा है? मुखिया परमेश्वर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने सिर्फ 5,000 रुपए का कर्ज लिया था। मैंने उस कागज को ठीक से पढ़ा नहीं था, चूंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। धनीरा ने मुझसे कहा था कि इसमें सिर्फ कर्ज की रकम और ब्याज लिखा है।
मैं तो अपनी ईमानदारी से सारा पैसा चुकाने आया था। ये धनीरा मेरे साथ धोखा कर रहा है। झूठ, ये झूठा है। कागज पर लिखा है मुखिया, कागज पर, और अंगूठा भी इसका ही है। तभी गांव का स्कूल मास्टर रमेश चंद्रा वहां आ जाता है। वह पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। मुखिया जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ मास्टर जी, जरूर कहिए। मैंने इस कागज को ध्यान से देखा है। ये जो 10,000 की रकम लिखी गई है, ये बाद में जोड़ी गई है। ये स्पष्ट है कि पहले सिर्फ 5,000 लिखा था और फिर 5 के आगे एक और 5 जोड़कर 10,000 बनाया गया है। स्याही का रंग और लिखावट का स्टाइल भी बाकी लिखावट से थोड़ा अलग है। और धनीरा को इसकी एक कार्बन कॉपी ब्याज लेने वाले को देनी चाहिए थी। धनीरा ने कार्बन कॉपी जानबूझकर भोला को नहीं दी और भोला को इसकी जानकारी नहीं थी। ये भी एक अपराध है। क्या आप धनीरा से पूछ सकते हैं कि धनीरा ने कार्बन कॉपी क्यों नहीं दी? धनीरा, क्या यह सच है? तुमने भोला के साथ धोखाधड़ी की है? वो क्या है ना मुखिया जी, अब स्याही बदल गई होगी। मेरी कलम की स्याही खत्म हो गई थी तो मैंने दूसरी स्याही से लिखा होगा, लेकिन इसी भोला के सामने ही किया था ये सब। ये कर्ज से बचना चाह रहा है तो ये सब नाटक इस मास्टर के साथ मिलकर कर रहे हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और एक और बात मुखिया परमेश्वर, जब भोला ने धनीरा से कर्ज लिया था तब मैं भी वहीं से गुजर रहा था। मैंने अपने कानों से सुना था कि भोला सिर्फ 5,000 रुपए का कर्ज ले रहा था और धनीरा ने भी 5,000 रुपए ही दिए थे। गांव के कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे, वे भी इस बात की गवाही दे सकते हैं। और आखिरी बात मुखिया जी, भोला के जाने के बाद वहां पे चलाक राम आया था और उनके बीच जो बात हुई वो भी मैंने सुनी। सेठ जी, वो भोला की मदद कर दी क्या आपने? हाँ, पूरे 5,000 दिए हैं। मतलब भोला के ही 5,000 रुपए उसी को ब्याज पर दे दिए? हाँ, और अब उसकी ये वाली जमीन भी हमारी हो जाएगी। मुखिया जी, इससे साबित होता है कि धनीरा ही चालाक राम का पार्टनर है और भोला को लूटने की प्लानिंग इन दोनों ने ही की थी। इसका मास्टरमाइंड धनीरा है। भोला के जमीन के पैसे उसे जानबूझकर नहीं दिए ताकि वो मजबूरी में इन लोगों से कर्ज लेने आए और वो इसे कर्ज के जाल में फंसा सकें। भोला के ही पैसे भोला को ही कर्ज पर दिए और वो भी ऊंचे ब्याज पर, जिससे वो अपनी जमीन भी हार जाए। गांव वाले धनीरा को घृणा की नजरों से देखते हैं। धनीरा अपना सिर शर्म से झुका लेता है। उसकी सारी हेराफेरी पकड़ी जाती है। धनीरा, तुम्हारी चालबाजी पकड़ी गई है। तुमने एक ईमानदार और भोले भाले किसान को ठगने की कोशिश की है, कागज में हेराफेरी की है। यह बहुत बड़ा अपराध है। पंचायत ये फैसला सुनाती है कि धनीरा ने भोला के साथ धोखाधड़ी की है। धनीरा, तुम्हें भोला के सारे पैसे जो उसने चुकाए हैं तुरंत वापस करने होंगे और तुम्हें गांव की पंचायत की ओर से 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा ताकि भविष्य में कोई और ऐसा करने की हिम्मत न कर सके और तुम्हारी ये धोखेबाजी पूरे गांव में जग जाहिर होगी। भोला राहत की सांस लेता है। मुखिया, परमेश्वर का धन्यवाद, मास्टर जी का धन्यवाद, मेरी ईमानदारी की जीत हुई। भोला अपने घर में बैठा है। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि गहरी शांति और खुशी है। राधा उसके पास बैठी है और राकेश वहीं खेल रहा है। भोला, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें बचा लिया। मुझे तो लगा था कि हम अपनी जमीन खो देंगे। ये मेरी नहीं, ईमानदारी की जीत है राधा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सच्चाई की इतनी बड़ी ताकत होती है। भगवान हमेशा ईमानदार का साथ देते हैं। अब हमारे पास जमीन भी है और हमारी इज्जत भी। अब हम और मेहनत करेंगे और इतनी फसल उगाएंगे कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब उस धनीरा का क्या हुआ? धनीरा को उसके कर्मों का फल मिला है। गांव में उसकी इज्जत अब मिट्टी में मिल गई है। कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अब उसे कोई साहूकार नहीं बुलाएगा बल्कि धूर्त ही कहेगा। उसकी सारी दौलत भी उसके काम नहीं आई। राधा और भोला एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। भोला को पता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक बार फिर बचा लिया था।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि छल कपट और बेईमानी से चाहे कितनी भी तेजी से और आसानी से लाभ मिलता दिखे, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। ईमानदारी का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, और वह बहुत मीठा होता है। बेईमानी हमेशा शर्मिंदगी और अपमान की ओर ले जाती है।